रात के करीब 11 बज रहे थे। चारों तरफ सिवाय सन्नाटे और काले अंधेरे के कुछ नहीं था। और काले अंधेरे में एक आदमी जो अपने हाथों में लालटेन लिए सुनसान सड़क पर अपने घर की तरफ जा रहा था। एक तो ये ठंड, ऊपर से अंधेरा है। ए भगवान, मुझ पर कितना जुल्म ढहा रहा है। थपथपाती आवाज के साथ वो आदमी आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर रास्ते में एक घर पड़ जाती है, जहां वो देखता है कि उस घर में किसी के चीखने की आवाज आ रही है। कौन है? कौन है वहाँ? जैसे ही वो आदमी आवाज लगाता है, वैसे ही चीखने की आवाज बंद हो जाती है, जिसके बाद वो आदमी एक लंबी सांस लेता है और जैसे ही आगे बढ़ने जाता है कि तभी वहां एक तेज हवा का झोंका आता है और उसे घर के दरवाजों पर कुछ परछाई नजर आती है। जहां वो देखता है कि एक औरत जिसने खुद का गला काट लिया है। जैसे ही वो औरत खुद का गला काटती है, वैसे ही उस आदमी के चेहरे पर खून के छींटे आ जाते हैं। पर वो औरत थी कौन, बस यही जानने के लिए वो आदमी दौड़ता हुआ उस घर के अंदर जाता है, जहां पर वो सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं पाता है। ये क्या? यहाँ पर तो कोई भी नहीं। पर फिर अभी मैंने जो देखा वो क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा वहम हो? नहीं नहीं, वो मेरा वहम नहीं हो सकता। कहीं ये वही घर तो नहीं? वो आदमी आगे कुछ बोल पाता कि तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। उस हंसती हुई आवाज को सुनकर उस आदमी की रूह कांप जाती है और वो जैसे ही उधर से भागने की कोशिश करता है कि तभी किसी चीज से टकराकर वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसके सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर उसकी आवाज उसके हलक में अटक जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मौत का तांडव शुरू हो चुका है। पिछली रात जिस घर में घटना घटी थी, आज उसी घर के आगे उस आदमी की लाश पड़ी थी। उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। वो आ गई है क्या? एक बार फिर इस गांव में मौत का तांडव शुरू होगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो हम सबको मार देगी। भोला, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? होश में आओ। अगर वो आ भी गई तो वो हमें नहीं मारेगी। वो इन लोगों की गलती की सजा हम गांव वालों को नहीं देगी। सरपंच जी, अगर इसका मकसद हम लोगों को मारना नहीं तो आप खुद ही सोचिए, इस बेचारे की मौत क्यों हुई? आखिर उसने इसको क्यों मारा? अरे इन घर वालों की गलती के कारण ही हम लोगों को उससे डर कर रहना पड़ रहा है। ये तुम कैसी बकवास कर रही हो राधा बहन? हमारे गांव वालों की कोई गलती नहीं है। इस आदमी की मौत कैसे हुई ये हमें भी नहीं पता। अब किसी की भी लाश हमारे घर के सामने मिलेगी तो क्या उसे हम लोगों ने मार दिया? हाँ? सही कह रहा है मेरा पोता, इसकी कोई पुरानी दुश्मनी होगी जिसका भुगतान इसकी जान से हुआ है। आप लोग बिना सोचे समझे हम लोगों पर इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम सब चुप हो जाओ और इस आदमी की लाश का अंतिम संस्कार करवाओ, क्योंकि लाश को ज्यादा समय तक रखना सही नहीं। इस तरह अब सभी गांव वाले उस आदमी की लाश का अंतिम संस्कार करते हैं और अब सभी लोग अपने अपने घर को लौट जाते हैं। लेकिन विवेक और उसके घर के सभी लोगों के माथे पर डर की शिकन साफ नजर आ रही थी। दादी, क्या सच में उस आदमी की मौत हमारे घर से जुड़ी हुई है? क्या सच में हमारा श्राप गांव में फैल रहा है? नहीं बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहा है? अरे हमारा श्राप गांव वालों को कैसे लग सकता है? वो तो सिर्फ हमें मिला हुआ है। दादी माँ, अगर ऐसा है तो उस आदमी की लाश हमारे घर के आगे क्या कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में उसने उस आदमी को मारा हो? माँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो हमसे क्या चाहती है।
अरे उसने मार दिया मेरी पत्नी को। न सिर्फ मेरी पत्नी बल्कि उन सब को मार चुकी है वो, जिन्होंने खुद की मर्जी से शादी की थी। घर में डर का माहौल पसरा था। सब लोग आपस में एक दूसरे से रात की घटना के बारे में बात कर रहे थे, पर तभी हॉल में रखे टेलीफोन की बेल बजती है। हेलो, नमस्ते भाभी, आदित्य बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? आदित्य की आवाज सुनकर अब रानी एक आहत भरी सांस लेती है और मैं ठीक हूँ देवर जी, तुम बताओ तुम कैसे हो? शहर जाकर तो अपने घर वालों को भूल ही गए। अरे ऐसी भी कौन सी जॉब लग गई है तुम्हारी जो तुम अपने परिवार वालों को ही भूल गए? माफ करना भाभी, लेकिन यहाँ समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। वैसे मैं बहुत जल्दी अपने गांव आ रहा हूँ और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी लेकर आ रहा हूँ। रानी बहू, अगर आदित्य है तो ला मेरी बात करवा उससे। शहर जाकर तो वो अपने घर वालों को ही भूल गया है। आदित्य, दादी माँ बात करेंगी आपसे, लीजिए आप सुनिए उनकी डांट। क्यों आदित्य बेटा, भूल गया अपनी पिता और भैया भाभी को? अरे भूल गए क्या गांव में तुम्हारा बचपन गुजरा है? इस गांव में तुमने कितना समय गुजारा है? कुछ दिन शहर क्या गया रे? शहरी बाबू बन गया है क्या? दादी माफ करना, लेकिन यहाँ इतना ज्यादा काम है कि मुझे समय ही नहीं मिल पाता है। जब मैं आऊंगा ना तो आप लोगों की सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ दादी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इतना बोलकर आदित्य फोन रख देता है। दादी माँ, अब तो देवर जी भी घर आने को कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आ रहे हैं इसलिए? नहीं बहू, ऐसा नहीं है। हमारा श्राप सालों से हम पर कहर बनकर बरस रहा है। पर दादी, हम इस सच को झुटला भी नहीं सकते हैं कि हमने आदित्य को खुद से दूर क्यों किया था। जिस डर से हमने उसे खुद से दूर किया था, कहीं ऐसा ना हो कि वो डर हमारे सामने आ खड़ा हो। सरपंच जी, अगर मैं गलत नहीं तो आप भी वही सोच रहे हैं ना जो पूरा गांव सोच रहा है? बोला, मैं नहीं जानता कि तुम और गांव वाले क्या सोच रहे हो। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अभी तो अतीत के पन्ने सामने भी नहीं आए और उस घर के साथ साथ इस गांव पर इतना कहर बरस रहा है। जब इतिहास के पन्ने खुलेंगे तब क्या होगा? सरपंच जी, आप मानो या ना मानो, लेकिन वो लौट चुकी है। उसने कहा था कि जब भी प्रेम की महक इस गांव में आएगी वो वापस आएगी। जो भी हो भोला, मैं इतिहास के पन्नों को खुलने नहीं दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे खुद की जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। आदित्य गांव जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था कि तभी वहाँ एक लड़की, जिसने अपने हाथों में चूड़ा पहना हुआ था और मांग में सिंदूर भरा हुआ था, माथे पर बिंदी थी, वो आदित्य के पास आती है। आदित्य, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे घर वाले मुझे अपनाएंगे? क्यों नहीं अपनाएंगे आकांक्षा? आखिर तुम में कमी क्या है? तुम दिखने में सुंदर हो, संस्कारी हो, पढ़ी लिखी हो, तुम परफेक्ट हो। तो आदित्य, तुमने अपने पिताजी और दीदी को ये क्यों नहीं बताया कि तुम गांव अकेले नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी यानी कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ? कुछ चीज फोन पर नहीं बताई जाती आकांक्षा, इसलिए तुम अब बेफिक्र रहो। इस तरह आदित्य आकांक्षा को समझाकर अपना सामान पैक कर लेता है। पर आखिर उस गांव में ऐसा क्या था जिससे गांव वाले और पूरा भारद्वाज परिवार डरा हुआ था? आखिर ऐसा कौन सा सच था जो सरपंच सबसे छुपा रहा था? आखिर क्या वजह थी जो सुनीता और उसके परिवार वालों ने आदित्य को खुद से दूर किया?